हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे शेरों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वांटम नंबर। तो मेरी तो एक खास आदत है कि जब मुझे कोई कहता है कि ये चीज पढ़ो तो मेरे मन में दो सवाल पैदा होते हैं। क्या कि मैं इसे क्यों पढ़ूं, इसको पढ़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है, कि यानी कि मैं इसको क्यों पढ़ूं और इसको पढ़ने से मुझे क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। तो देखो बच्चों, बहुत सारे फायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी एटम के अंदर जो अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करता है। प्यारे बच्चों, जरा देखना कैसे। हम जानते हैं कि अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब है, एग्जैक्ट पोजीशन का सिंपल सादा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, दूसरी चीज किस सब शेल में है, और तीसरी चीज किस ऑर्बिटल में है। स्पिन उसके पोजीशन को नहीं बताती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन, देखिए, टू predict the exact position of electron, एग्जैक्ट पोजीशन की जब बात करते हैं तो खट से ब्रैकेट लगा देंगे। और क्या क्या होता है एग्जैक्ट पोजीशन में? शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, किसी एटम के भीतर, इन एनी एटम वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। यानी कि किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वही क्या है? क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स की, तो वैसे तो ये 4 टाइप के होते हैं, बट पोजीशन को इनमें से 3 ही डिफाइन करता है, चौथा स्पिन को डिफाइन करता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप में चलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो हम इसको एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, ये हमें शेल के बारे में जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आप देखते हैं, जैसे आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 देखा, आपने E इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम देखा, आपने R इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम देखा, आपने प्यारे बच्चों 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर देखा, आपने 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा देखा। तो जहाँ जहाँ आपको पीछे बोहर्स में ये n मिला था प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे n क्या थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, जरा देखो। शेल कौन कौन सा आपको मालूम है? K, L, M, N, ऐसे कैपिटल में ही तो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ n की वैल्यू अगर 1 है तो यानी K शेल है, 2 है तो L है, और 3 है तो M है, और 4 है तो N है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे हम एक बहुत प्यारी सी बात जान सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्या? कि हम जान सकते हैं कि अगर हमें
किसी चीज का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो, यानी किसी शेल का अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो तो हम उस शेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जान सकते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ एनी शेल, किसी भी शेल से जुड़े हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा 2n² के बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कोई कहे के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखूंगा 2, के के लिए 1 हो जाएगा, n की वैल्यू स्क्वायर तो 2 होंगे। कोई कहे l में कितने होते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होंगे। कोई कहे m में कितने होंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूनी 18। कोई कहे n में कितने होंगे, तो 2 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 32। इस तरह से हम, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम है तो हम किसी भी शेल में मौजूद टोटल क्या जान सकते हैं, किसी भी शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास क्वांटम नंबर आएगा वो आएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सबशेल के बारे में। तो अपन ऐसे लिख देंगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the सबशेल। ये किसके बारे में जानकारी देता है हमें, ये सबशेल के बारे में जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या कि जरा देखो, हमारे पास सबशेल SPDFGHI J नाम का कोई भी सबशेल नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से जानते रहिएगा। करंट डेंसिटी या किसी चीज़ को ओल्ड केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए IUPAC ने मान्यता नहीं दी है। J नाम का कोई सबशेल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SPDFGHIJ, इसके बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब जरा देखो L की वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। दुनिया वालों का जो L7 आता है वो किसके लिए आ जाता है, J के लिए, क्योंकि SPDFG के बाद ज़्यादातर लोग खोलने का प्रयास नहीं करते, जानने का प्रयत्न नहीं करते। बट बच्चों, ये बात आप बहुत परफेक्ट वे में जान लीजिए कि J नाम का कोई भी सबशेल एग्जिस्टेंस में नहीं है। और आप जो है K के लिए L की वैल्यू 8 ना एज्यूम करके हमेशा K के लिए L की वैल्यू 7 यानी कि 7 एज्यूम करें। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो हम धीरे से आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अब जरा देखें दूसरी बात क्या, कि किसी दिए गए n के लिए जो L की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से n-1 तक होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, the value of L is from 0 to n-1। किसी दिए गए n के लिए L की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से n-1 तक होती है। यानी कि अगर n की वैल्यू कोई 1 लिख दे तो L क्या होगा, 0 से 1-1 यानी कि 0। तो 0 से 0 तो कुछ होता नहीं, फाइनली 0 हो जाएगा। अगर कहीं n की वैल्यू 2 दी है तो L क्या हो सकता है, 0 और n-1 यानी कि 2-1 यानी 0 और 1 हो सकता है। अगर कहीं n की वैल्यू 3 दी है तो L क्या हो सकता है, 0, 1, 2। अगर कहीं n की वैल्यू 4 दी है तो L क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। अब ये हमें बहुत बड़ा मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो मैसेज ले पाओ तो तुम्हारी ताकत, न ले पाओ तो तुम्हारी कमजोरी। जरा देखो, अगर n की वैल्यू 3 थी तो L की भी कितनी वैल्यू आई है, 3। अगर n की वैल्यू 4 थी तो L की भी कितनी वैल्यू आई है, 4। देखो, अगर ये 3 था तो 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3, 4, अगर 2 है तो 1, 2। यानी कि अब ध्यान से सुनना,
किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ये जब मैं अफबाउ की थियरी का बिना इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूं, जो कि पीछे मैंने आपको सिखा रखा है। तो प्यारे बच्चों, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्या बताता हूं इसके बारे में तो ये यहाँ से मैं उठाता हूँ, एक्चुअली क्वांटम नंबर से मैंने सीखा ये बात। ये क्या हमें मैसेज देता है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल हमेशा शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो आप ये बात यहाँ से जान सकते हैं और ये बहुत काम की बात है। जब ये क्वेश्चन में आता है तो परेशान कर देता है। अब बच्चों, एल हमें बहुत सारी बातें बता सकता है। जैसे हमें बता सकता है एल क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल, और साथ साथ ये भी बता सकता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल। ये इलेक्ट्रॉन को भी बता सकता है और ऑर्बिटल को भी बता सकता है। ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 2l+1, और हम जानते हैं कि जितने ऑर्बिटल होंगे जस्ट उसके डबल ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो s की बात करेगा तो l 0 होगा, तो s में जरा देखो कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी कि 1 ऑर्बिटल। जैसे p की बात करें तो l कितना होगा, 1, तो 2 × 1 + 1 कितने ऑर्बिटल, 3। d की बात करें तो l कितना हो जाएगा, 2, तो 2 × 2 + 1 कितने हो गए, 5। ऐसे कोई g की बात करें तो g के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, तो 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9। ऐसे कोई बच्चों अगर k की बात करें तो सामान्य लोगों का k कितना आएगा, जरा देखो। जो ये नहीं जानता होगा कि j नाम का सब शेल नहीं होता, उसका k के लिए l की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 8 आ जाएगी तो वो क्या निकाल देगा, 2 × 8 + 1, तो 8 दूनी 16 1 17 ऑर्बिटल आ जाएंगे। बट जो जानता है वो सीधे क्या लिखेगा, 2 × 7, क्योंकि वो जानता है j नाम का कोई सब शेल नहीं होता, और +1, तो 2 से 14 1 15 ऑर्बिटल आएगा। प्यारे बच्चों, अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है, ठीक है। जैसे सब शेल, s सब शेल में मुझे ऑर्बिटल पता लग गया, तो s सब शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग जाएगा। जितने ऑर्बिटल आए हैं उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऑर्बिटल आए थे, तो फार्मूले में भी वही है। जहाँ l की वैल्यू 0 डालोगे तो टोटल कितना आएगा, 1 × 2, और या यहाँ मैं निकाल दिया हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। p सब शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिनना चाहता हूँ तो p में जरा देखो कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं, 3 ऑर्बिटल आए हैं, तो यहाँ क्या लिख दूंगा कि 3 × 2। d में निकालना चाहता हूँ तो जरा देखो d में कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं, 5, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 5 × 2। अगर मैं g में निकालना चाहता हूँ तो g में जरा देखो कुल कितने ऑर्बिटल आए हैं, 9, तो यहाँ पे लिख दूंगा 9 × 2। अगर मैं k में निकालना चाहता हूँ तो k में जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है k वाला प्यारे बच्चों। सामान्यतः अगर आदमी करने की कोशिश करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 17 × 2, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली k में 15 × 2 यानी कि 30 होता है, क्योंकि जो ओल्ड केमिस्ट्री थी उसमें k का रिप्रेजेंटेशन किसी और चीज़ के लिए किया गया था, इसलिए स्मॉल k को सबशेल में नाम दिया ही नहीं गया है। ये IUPAC एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि k नाम का कोई सबशेल होता है। तो ये बात आप अच्छे से जानते रहिएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें मेरे शेरों को समझ में आई। अब हम इससे बहुत सारी और भी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, और ऑर्बिटल में घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो बच्चों, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा √L × L+1 × h/2π के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इस h/2π को हम h बार भी बोल सकते हैं, तो कहीं या h कट बोलते हैं कहीं कहीं, या h बार, तो L+1 × h कट के फॉर्म में लिखा हो तो भी आपको इसे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये।
कुछ नहीं करना। जैसे तुमसे पूछे कि p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। कोई कहे d में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2 होती, उठा के यहाँ डाल दो, जो वैल्यू आएगी वही करेक्ट है। यानी कि उस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं, जो हमने एक एक करके यहाँ पे देखी। आगे चलेंगे बच्चों हम लोग और बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मेरे प्यारे शेरों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बच्चों आप लोग क्यों इतना हड़बड़ाए हो? बच्चों अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम, बाप रे, बच्चों अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और दूसरी चीज की ये जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो ऑर्बिटल के बारे में, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता था शेल के बारे में, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता था सबशेल के बारे में, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन, it gives information about orbital, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। प्यारे बच्चों धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, किसी दिए गए L के लिए जो M की वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। मीन्स तीसरा पॉइंट हम ऐड करेंगे अपने नोट्स में कि फॉर a given value of, for a given value of L, the value of M is from -L to +L। यानी कि किसी दिए गए L के लिए जो M की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, -L से +L तक। जैसे प्यारे बच्चों अगर L की वैल्यू 0 है तो M कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि -0 से +0 जैसा कुछ तो होता नहीं है। अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप में चलें, अगर मान लीजिए कहीं L की वैल्यू 1 दी हुई है तो M क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 0 +1, क्योंकि किसी दिए गए L के लिए जो M की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो -L से +L तक होती है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, L की वैल्यू 2 लिख देंगे तो M कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आगे भी कर देंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कहीं L की वैल्यू 3 दी हुई है तो M की वैल्यू -3 से लेकर के +3 तक सभी वैल्यू को अटेन कर सकता है। बट अब तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझना पड़ेगा। जैसे L0 किसके लिए होता है, S सबशेल के लिए, और S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट L होता है किसके लिए, P सबशेल के लिए, और P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन, देखो PZ। अब इस बात को तुरंत स्टार लगा के लिखो कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 PZ के लिए ही होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो हमने 0 वाले के नीचे PZ बना दिया और यहाँ क्या लिख दिया, PX PY। ये दोनों वैल्यू आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि हम PX का +1 और PY का -1 भी मान सकते हैं। बट हर हाल में हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि PZ के लिए हम M की वैल्यू हमेशा कितना कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ अगर L, जैसे कि यहाँ L0 था तो S सबशेल बना, L1 है तो ये P के लिए है, और L2 है तो ये D के लिए है। अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो देखो
m की कितनी वैल्यू है 5, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ नाम सावधानी से लिखना है। अब जरा देखिए dz², m की वैल्यू जो 0 होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 किसके लिए होती है बच्चों, वो dz² के लिए होती है। अब जरा यहाँ थोड़ा सावधानी से चूज करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया dxy, तो यहाँ मैं लिखूंगा dx²y²। देखो क्योंकि ये xy प्लेन में और ये भी xy प्लेन में, तो ये वैल्यूज इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अगला क्या बचा, dyz है, तो ये क्या हो जाएगा dzx, ये भी आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। तो मैं इन्हें कैसे याद रखता हूँ, देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, इसमें भी xy तो इसमें भी xy। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब है कि -2 यहाँ भी जा सकता और +2 यहाँ भी जा सकता। अभी क्वेश्चन में और अच्छे से समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, ये किसे बताता है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब जब हम थोड़ा और आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, तो अगला है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि और सर्कल जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही घूमता है, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। तो जब अपने एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो उसके लिए हम लोग +½ या जरूरी नहीं है कि +½ -½ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए +½ कंसीडर कर रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ हो जाएगा। और अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए -½ कंसीडर कर रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए +½ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इतना कहना है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने क्लॉकवाइज के लिए लिया है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 1/2 हो, इसे कुछ भी लिख सकते हो, बस जो जैसे 3/4 अगर क्लॉकवाइज के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी मैथमेटिकल फ्रैक्शन से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो क्लॉकवाइज के लिए लेंगे उसका जस्ट अपोजिट किसके लिए लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे कोई बहुत बड़ी समझ तो डेवलप नहीं हो जाती है। देखो अब मेन चीज है, देखो इनके क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी चीजों को जान पाएंगे। पहला क्वेश्चन कैसा होगा टाइप 1, जरा देखिए। टाइप 1 में आपको कोई एक एलिमेंट दिया होगा, उसके किसी इलेक्ट्रॉन का नाम ले लेगा और उसके लिए चारों क्वांटम नंबर पूछेगा। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए थियरी कि क्वांटम नंबर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम किसी एटम में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं, जो NLM शेल, सबशेल और ऑर्बिटल से पता लगेगा। साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। बट ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जैक्ट पोजीशन में स्पिन का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्ट पोजीशन या इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में जो रोल है वो किसका है, NLM का है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, हम लोग आपसे बात करेंगे सबसे पहला टाइप। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है कि हमारे पास कॉपर है और हमसे कहता है कि कॉपर के किसके, कॉपर के 20वें और 25वें और लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके लिए हमसे कह रहा है क्या निकालो, चारों क्वांटम नंबर निकालो। तो चलो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। सबसे पहला टास्क है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए। अगर आपको मान लीजिए इनकेस नहीं आता है, तो मैंने मेरे चैनल पर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, जिसमें यूनिट कन्वर्जन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, लॉक को, एंटी लॉक को बहुत मैनर्ड वे में मैंने पढ़ा रखा है। उसको देखिए और अच्छे से क्लियर करिए, आपको बहुत मजा आएगा। प्यारे बच्चों जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s1, 3d10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ नहीं बता पाऊंगा, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है, फिर से मैंने बता दिया और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग 20वां इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18 और 18 के बाद ये गया 1, 19। ये 20वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, देखो 3d में। प्यारे बच्चों अगर 20वां इलेक्ट्रॉन 3d में मौजूद है तो चलो हम लोग उसको देखते हैं।
बच्चों जरा 3D का ऑर्बिटल डायग्राम बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 4s1 तक 19 होता है, तो जरा देखो 19 के बाद ये 20, ये हो गया 20वां इलेक्ट्रॉन। ये 3D में तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, बट 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है देख लो, ये वाला है। अभी इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन 20वां है। कैसे? 2 2 4 और 6 4 10, 2 12, 6 18, 1 19, 19 के बाद 20, इसमें आएगा ना 20, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3D तीसरे शेल का एक सब शेल है ना, यानी कि देखो इसके सामने क्या लिखा है 3, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कैसे जाना मैंने? क्योंकि 3D किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल काउंटर नंबर के बराबर होते हैं। जैसे पहले सेल में एक सबशेल होता है 1s, दूसरे में 2 होता है 2s 2p, और तीसरे में 3 सबशेल होता है 3s 3p 3d। तो यानी कि 3D जो है वो तीसरे शेल का एक सबशेल है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो l क्या होगा 0 1 2। ये पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3D में जा रहा है, तो l की कौन सी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी? 0 1 इनकरेक्ट हो जाएगा और 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि L2 होता है किसके लिए? पीछे मैंने आपको बता रखा है, L2 होता है D के लिए, L0 होता है किसके लिए? S के लिए। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू पता लग गई, l पता लग गया। अगर L2 है तो m क्या क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, तो जरा देखो यहां तक 19 हुआ था। अब मैं वही इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा जिससे मेरा मतलब है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? -2। बट m जरूरी नहीं कि -2 लिखा हो, m +2 भी लिखा है तो करेक्ट है, क्योंकि ये इससे क्या है? इंटर कन्वर्टेबल, ये वैल्यू इसके साथ चेंज हो सकती है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आगे जाएंगे और देखेंगे हम स्पिन को। तो जरा देखो, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम कितना मान लेंगे? s की वैल्यू +½ बट जरूरी नहीं है कि +½ हो, s -½ भी हो सकता है। यानी कि 20th इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास n, l, m, s आया, वो क्या क्या हो सकता है? 3, 2, 2, +½ ये भी हो सकता है, 3, 2, -2 और जो है +½ ये भी हो सकता है, और 3, 2, -2, -½ ये भी हो सकता है। और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू और भी क्या हो सकती है कि 3, 2, ये तो फिक्स है, और इसको अपन कितना लिख दें? +2 और इसको कितना लिख दें? सॉरी +2 और इसको कितना लिख दें? -½ तो आपकी बुद्धि थोड़ी खराब हो गई होगी, बट मैं उसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हूं, मैं तो जो रियल साइंस है वो पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हूं ना। +2 के साथ क्या लिख दूं मैं? -½ लिख दूं। अब जरा देखो किताबों में जो इसकी जनरल वैल्यू दी रहेगी वो यही वाली दी रहेगी, कौन सी? कि n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू कितनी? -2, यानी कि 3, 2, -2 और +½ ये सबसे कॉमन वैल्यू है जो सभी किताबों में दी है। बट अगर वो ये ना लिख करके 3, 2, 2 +½ लिखता है, यानी कि उसने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो क्या वो गलत बोल दोगे? नहीं। क्या वो अगर 3, 2 -2 लिखता है और इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए -½ कंसीडर करता है, तो क्या उसको गलत कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर से मैं कम शब्दों में बोलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं गहराई को, कि सबसे ज्यादा किताबों में ये वैल्यू मिलेगी। बस इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बाकी वैल्यूज क्या हैं? गलत हैं। तो थोड़ा वर्सटाइल वे में पढ़िए, क्योंकि ये लेक्चर कोर कंपटीशन के लिए मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो आपको मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना पड़ेगा। बहुत इजी बात सुनने की मुझसे उम्मीद मत रखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। हमने 20 के लिए निकाल दिया, अब हम 25वें के लिए निकालेंगे, ठीक है। अगर हम 25वें के लिए निकालते हैं तो जरा देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d में नहीं जाएगा, 4s1 और 3d 10 आया था, ठीक है। प्यारे बच्चे अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ 19, तो ये देखो यहाँ मौजूद है तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रॉन? 25वां इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं n की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 25वां इलेक्ट्रॉन 3d में है और 3d तीसरे शेल का एक सबशेल है, इसलिए इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब मैं आगे चलूं अगर और l निकालना चाहूं तो l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 है, बट करेक्ट वैल्यू क्या है? पॉसिबल इतनी है, यानी किसी दिए गए n के लिए संभावित वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या हो सकता है? 0, 1,
2 हो सकता है, यानी कि 0 से n-1 तक हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है इसलिए 0 1 2 हो सकता है। बट करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है 2 प्यारे बच्चों। अब बात आता है m की, तो जरा गौर पूर्वक देखो, मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कुछ बहुत बड़ी बात, और उसको ध्यान से देखिए। -2 -1 0 और +1, और ये क्या हो गया बच्चों? +2 हो गया। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ तक 19 हुआ, ये रहा 20 21 22 23 24, अब ये आया 25वां इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो 25वां इलेक्ट्रॉन पकड़ में आना चाहिए ना, ये ब्लू कलर से लिख दिया मैंने 25वां इलेक्ट्रॉन, बाकी सबको ग्रीन से रखता है। ये देखो 26 27 28 29 30 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक 19 हुआ था ना, 19 10 29 30 तो नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कॉपर में कितने हैं? 29 है। इट्स नॉट जिंक। ठीक है, अब जरा देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन बना है, इसके ऊपर m की कौन सी वैल्यू लिखी है? -2। इसका मतलब इसके लिए कौन सी वैल्यू करेक्ट है? -2, यानी m कितना हो गया? -2। इस गफलत में मत रहना, m -2 भी हो सकता है और ये इसके साथ इंटरचेंजेबल है, और m +2 भी हो सकता है। और इसके लिए s की वैल्यू क्या हो गई? नॉर्मली तो ये -½ लिखा रहता है, बस इस गफलत में मत रहना, वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए +½ भी मान सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई? देखो किताबों में ज्यादातर यही आंसर लिखा रहेगा, 3, 2, -2, -½ बट बच्चों आप इसके चक्कर में मत रहना, क्योंकि जो किताबों में लिखा रहता है उससे पलट के डेटा कंपटीशन में आता है, तभी तो वहां पे नंबर कम आ जाते हैं। तो देखिए दूसरी वैल्यूज की क्या पॉसिबल हो सकती है? 3, 2। अब ये 2 इससे इंटरचेंजेबल है, थियरी में मैंने बता रखा था, तो मैं यहां पर +2 भी लिख सकता हूं -2 की जगह, और मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये +2 होना चाहिए, +½ भी लिख सकता हूं। जरूरी नहीं कि हमेशा -½ ही हो, तो यहाँ +½ भी हो सकता है, यानी ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों। ये दिया है तो भी करेक्ट है, ये दिया है तो भी करेक्ट है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर दोनों दिया है तो? अरे भाई दोनों क्यों देगा? या तो ये देगा या दे देगा, और अगर दोनों दे देगा तो ऐसे देगा कि A and B बोथ, इस तरह का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट में वो दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं दे सकता। प्यारे बच्चों, हमने किसके लिए जान लिया? हमने 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए जान लिया। पिछले क्वेश्चन में हमने किसके लिए जाना था? 20वें के लिए। अब हम जानेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान पूर्वक आप सुनिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सबसे पहले तो यही जानो। लोगों को लगेगा 4s में है, नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 3d में है, यानी वो 29th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इसी में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 29th इलेक्ट्रॉन 3d में है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, और l की वैल्यू कितनी होगी? अब डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि d में है 2 हो गई। अब m क्या क्या पॉसिबल है यही लिखा हुआ, देखो तो यहाँ 19 हुआ था, ये 20 21 22, ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये है 29th इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये वाला। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो गई? +2, बट जरूरी नहीं +2 हो, वो -2 भी हो सकता है। और s की वैल्यू कितनी हो गई? -½ बट जरूरी नहीं कि वो -½ हो, वो +½ भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी लिखा है तो सही है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जरा देखो, जरूरी नहीं कि जिन इलेक्ट्रॉनों का मैंने नाम लिया उसी का ही पूछे, वो किसी का भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता, कोई खतरनाक सा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा टेढ़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं PD ले लेता, जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। ठीक है, बड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 46। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जो बच्चे इस वीडियो को बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, वो इसे ना देखें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो सबसे पहले क्या करें, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देखें, ज़रूर देखें। अगर उनका दिल गदगद ना हो जाए तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि इतना बेहतर मैंने पढ़ा रखा है। बिना आफबाऊ की थियोरी का इस्तेमाल किए मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैनर्ड वे में अपनी खुद की थियोरी डेवलप करके पढ़ा रखी है। आप एक बार देखिए तो सही, एक बार देखिए तो सही, फिर उससे आप बेटर जज कर पाएंगे कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। तो आप इसे तब देखेंगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज आप मैं कोई ऐसे क्या होगा, एर्गॉन पोटेशियम सोडियम इसको तो उठाऊंगा नहीं, मैं बड़े बड़े एलिमेंट एग्जाम्पल में उठाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मजबूत कमांड डेवलप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे देश में चमको और कंपटीशन को बीट कर सको, तो आपको बहुत मैनर्ड वे में काम करना पड़ेगा। सरफेसियल काम करके काम नहीं चलेगा। देखो यहां से 3D के बाद 4s2 के बाद 3D,
10, 4p 6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 पे 38 हो जाता है और हम यहाँ पे डाल देंगे कितना 38, 8 डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये तो आपने आज तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा कि कहाँ पर कि ऐसे भी एलिमेंट मौजूद हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाँ भाई होते हैं। अब क्यों होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा उसको। चलो तो देखो, मान लो वो इसके लिए बोले कि 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ, कैलकुलेट द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द 16th इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो 16वें इलेक्ट्रॉन की अगर हम 16th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे तो देखो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 12, 6, 18, यानी 16वां इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। l क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन p में है तो करेक्ट वैल्यू कौन होगी, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। अब जरा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दो। जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो यहाँ जरा देखो px लिखोगे, यहाँ पर pz लिखोगे, यहाँ पर py लिखोगे, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1। तो जरा देखो 16वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12 के बाद 13, 14, 15 और ये आया 16वां। देखो ये दिस इज द 16th इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18। तो ये इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो m की कौन सी वैल्यू करेक्ट हो गई, m की वैल्यू -1 करेक्ट हो गई। बट इस गफलत में मत रहना, ये इंटरचेंज भी करके दे देगा तो +1 भी सही है। s क्या हो गया इसके लिए -1/2, इस गफलत में मत रहना, +1/2 भी दे देगा। तो देखो तो n, l, m, s कितना आ गया 3, 1, ये तो ठीक है। और m क्या क्या हो सकता है -1 और +1 हो सकता है। और s क्या क्या हो सकता है -12 और +12। ज़्यादातर किताबों में जब देखोगे तो 3, 1, -1, -1/2 लिखा होगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही करेक्ट होता है, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन भी करेक्ट होता है। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ टाइप 1 पे, कोई गिनती नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे सारे टाइप कवर करने हैं इसलिए इसे मैं यहीं छोड़ता हूँ, या और एक आध बना देता हूँ। चलो मान लो तुमसे कह दे इसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हें लगेगा कि 5s में है और एक्चुअली है किसमें 4d में। अगर इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 46th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे वो, तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 46th इलेक्ट्रॉन 46th इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि वो 4d में है। तुम्हारा पहले कितना आ जाएगा 5 और तुरंत गलत हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से नहीं जानोगे तो, ठीक है। और l क्या क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ये पॉसिबल वैल्यू है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 4d में मौजूद है इसलिए d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। अब आगे चलेंगे m ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलो गिन डालो। देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तक कितने हो गए हैं जरा देखिए यहाँ 38 होता है, 38, और ये दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी यहाँ तक 36 हो चुका है। 36 के बाद देखो 37, 38, 39, 40, 41 41 के बाद ये देखो 42, 43, 44, 45। मेरा मतलब 46 है, वो यहाँ आएगा। देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा -2, -1, 0, +1 और +2। तो किताबों में 2 लिखा रहेगा, बट -2 भी लिख सकता है क्योंकि ये वैल्यूज इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। और s कितना होगा -12 किताबों में लिखा रहता है, +12 भी हो सकता है। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 4, l कितना आएगा 2, m कितना आएगा +2, बट जरूरी नहीं +2, और s कितना हो सकता है -12, बट जरूरी नहीं कि वो -12 ही लिखा हो। प्यारे बच्चों, अब जरा देखिए टाइप 1 कवर हुआ, टाइप 2 में घुसते हैं। टाइप 2 में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको दे देगा कि अगर n + l की वैल्यू 7 है तो हमें निकालना है कि टोटल इससे जुड़े हुए शेल कितने हैं, टोटल इससे जुड़े हुए सब शेल कितने हैं, टोटल इससे जुड़े हुए ऑर्बिटल कितने हैं, और टोटल इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, धूम धड़ाक मचा देता मैं यहाँ पे। जैसे देखिए n + l की वैल्यू 7 है, यहाँ पे लिखूंगा शेल, यहाँ पे लिखूंगा सब शेल, यहाँ पे लिखूंगा ऑर्बिटल, और यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, और सब बारी बारी निकाल दूंगा। बहुत सावधानी पूर्वक देखना।
कितने कॉम्बिनेशन है जो n+l को 7 बनाते हैं? एक तो 7 + 0 है, एक बच्चों क्या है 6 + 1 है, एक 5 + 2 है, एक 4 + 3 है और एक 3 + 4 है। बस यही गलत हो जाओगे। देखो कभी भी इस चीज़ को मत भूलना, नहीं तो हमेशा क्वेश्चन में गलती करोगे। किसी भी दिए गए n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 होती है, यानी अगर n की वैल्यू 3 है तो l 0 1 2 होगा। अब l की सबसे बड़ी वैल्यू n से छोटी है कि नहीं, यानी l इज ऑलवेज लेस देन n। l हमेशा n से क्या होना चाहिए? छोटा। कभी भी l n से बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पे जरा देखो मैंने क्या कर दिया, n कितना है 3 और l कितना है 4। क्या कभी पॉसिबल है कि n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 4 हो जाए? नेवर 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 नेवर, कभी पॉसिबल नहीं। यानी यहाँ से फिर सारे कॉम्बिनेशन 2 कौड़ी के। अब जरा देखो शेल कह रहा है तो n की वैल्यू 7। n किसे बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के लिए यूज होता है, यानी कि ये 7th शेल में है। वही n+l यानी कि n कितना है 7, तो 7th शेल को बता रहा है ना। ये 6th, ये 5th, ये 4th। तो सावधान रहना, नहीं तो कितने सेल तो लोग जोड़ देंगे 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22। नहीं भाई, 7th शेल एक सेल है। जैसे मान लो एक रो में 4 लड़के बैठे, एक रो में मान लो 30 लड़के बैठे, मैं कहूँ दूसरा 8वां और चौथा बच्चा आ जाए, तो दूसरा 8वां चौथा, तो क्या बोलोगे? 2 और 8 2 10 और 4 14, 14 बच्चे आएंगे? नहीं, दूसरा बच्चा 1 होगा और 8वां बच्चा 1 होगा, चौथा बच्चा 1 होगा, तो टोटल 3 बच्चे आएंगे। ठीक उसी तरह से 7th शेल एक शेल है और 6th शेल भी एक शेल है, 5th शेल भी एक शेल है और 4th शेल भी एक शेल है। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेल हुए वो 4 हुए, ना कि इनको सीधे जोड़ दो। अब बात आती है सब शेल की। तो देखो l की वैल्यू 0 है, यानी कि 7s, ये इसे डिनोट कर रहा है। ये 6p, l की वैल्यू 1 है यानी p, और 5 l की वैल्यू 2 है यानी 5d, और l की वैल्यू 3 है यानी 4f। प्यारे बच्चों, अब 7s ये एक सबशेल है 7वें सेल का, 6p ये भी एक सबशेल है 6ठे सेल का, 5d ये भी एक सबशेल है 5वें सेल का, और 4f ये भी एक सबशेल है 4थे सेल का। तो टोटल सबशेल भी कितने आ गए? 4। अब प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे किसकी? ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल से s सबशेल में 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है और f में 7 होता है। तो ये नंबर्स हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। 7 3 10 और ये कितना हो गया 16, और जितने होंगे ऑर्बिटल उनका जस्ट डबल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, यानी 16 × 2 कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 आ गए। यानी कि इस कॉम्बिनेशन से जहां n+l की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? जहां n+l की वैल्यू 7 के बराबर है, वहां पर अगर आपको पता लगाना है शेल तो कितने हैं? 4, सबशेल वो भी कितने हैं? 4, और ऑर्बिटल वो कितने हैं? 16, इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 32। कौन कौन सा शेल है, कौन कौन सा सबशेल है, ये सब जाना जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और थोड़ा आपका सपोर्ट हमारे मोरल को बढ़ाएगा। आप n+l = 8 के लिए ये सारी बातें निकाल के कमेंट करिए कि n+l = 8 के लिए कितने आ रहे हैं शेल, कितने आ रहे हैं सबशेल, कितने आ रहे हैं ऑर्बिटल और कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट वे में सही रहता है कि नहीं। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो आपका सपोर्ट हमको लगेगा और हमारा सपोर्ट आपको लगेगा। थोड़ा इसको ऐसे तो मुझे कहने में बड़ी हिचकिचाहट होती है क्योंकि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं यार, बट मैं कह ही देता हूँ कि आप थोड़ा इसको लाइक कमेंट भी कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो प्यारे बच्चों आगे चलेंगे और टाइप 3 को कवर करेंगे। टाइप 3 क्या कहेगा? आपको उल्टा चाल चलाएगा। अब तक क्वांटम नंबर पूछता था, अभी क्वांटम नंबर जैसे पहले केस में क्या था? क्वांटम नंबर पूछ रहा था, दूसरे केस में क्वांटम नंबर दिया था, शेल सबशेल ऑर्बिटल ये दुनिया भर की तामझाम पूछ रहा था। तीसरे केस में और क्वांटम नंबर दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा। जैसे कह दे मान लो, शुरुआत बिल्कुल आसानी से करता, n की वैल्यू 5 है, इससे कुल कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे? तो देखो सीधा फॉर्मूला है, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होता है। पीछे थियरी मैंने बता रखा है।
तो 2 × 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 हो गया। बट यही क्वेश्चन अगर ऐसे ना पूछता और आपसे कहता कि बताओ अगर n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, अगर n की वैल्यू है 7 और l की वैल्यू है मान लीजिए 2, तो बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जरा धैर्य रखो, अब ये सिर्फ शेल नहीं रहा, अब ये कंसाइज हो गया है, इस n और l दोनों दिया है, यानी अब ये शेल और सबशेल दोनों की बात कर रहा है। तो l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए, और n 7 है, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट 7d। 7d सातवें सेल का एक सबशेल है, सातवें सेल में 7 सबसेल होंगे, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7g के बाद 7h 7i, ठीक है, 7 सबशेल होंगे, उस सातों में से एक है ये 7d। प्यारे बच्चों अब किसी भी d सबशेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं n की वैल्यू 7 है और l की वैल्यू 2 है और आपसे पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में कुल कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका जवाब आएगा क्या, कुल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों 10। ठीक है, थोड़ा और ट्विस्ट करता, अगर n की वैल्यू 7 है, l की वैल्यू 1 है और m की कोई वैल्यू दी हुई सपोज 0, तो अब यहां तुम्हें थोड़ा थोड़ा सावधान होना है। जब सिर्फ n था means we have information about shell, means question is talking about shell। जब n और l दोनों दे दिया means now question is talking about सबशेल, यानी कि 7d सातवें सेल का d सबशेल। अब n l m तीनों दे दिया, तो जरा देखो सातवां शेल है और p सबशेल है। तुम्हें मालूम है कि m की वैल्यू 0 अभी थोड़ी देर पहले बताया, pz के लिए ही दिया होता है, pz है, यानी इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल ऑर्बिटल। और पांचवें सबशेल में तो टोटल जैसे सॉरी p सबशेल में तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन p ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो अगर 7 1 0 n = 7 l = 1 m = 0 ये दिया हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, और ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है तो किसी भी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो कभी भी ये 3 कॉम्बिनेशन दिया हो, जैसे कि ऐसे मान लो चौथा क्वेश्चन ऐसे दिया है, n की वैल्यू 8 है और l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू -2 है, तो जरा देखो 8वां सेल और d सबसेल 8d के बारे में बात कर रहा है। अब 8वें सेल के 8d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, dxy, और यहाँ क्या लिखोगे dx² y², बीच में क्या लिखोगे dz², यहाँ दोनों को कुछ जो बचा वही लिख दो, dxy के बाद क्या आएगा dyz, और यहाँ क्या बचा dzx। ठीक है, अब जरा गौरपूर्वक देखना, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। तो जरा देखो m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए है ना, जैसे -2 dxy के लिए, -1 dyz के लिए, 0 dz² के लिए, +1 dzx के लिए, +2 dx² y² के लिए, यानी m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है, एक ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो प्यारे बच्चों यहां से मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं ये बात, कौन सी वाली बात, ये वाली बात मैं कह सकता हूं क्या, कि जो है m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, तो यानी कि ये अगर ये 8dxy को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर यहीं तक होता 8d तब तो ठीक है, ये सबसेल होता, बट ये 8d नहीं है, m की वैल्यू -2 है, यानी 8dxy है ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले कि n = 8, l = what, l = 2 और m = -2, तो आपसे पूछे कि इनसे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन बताओ, तो उसका जवाब क्या होगा, 2 होगा। प्यारे बच्चों अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन, n दिया है 8, अब चलो एक और नॉर्मल ले लेता हूँ, l दिया है मान लो 4 और m दिया है मान लो -3 और s दिया है +½ तो 4 वैल्यू हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकती हैं। कहो तो दिखा दूं, जैसे मान लो 8 ये g की बात कर रहा है, क्योंकि l की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो g के लिए 4। ठीक है, यानी कि दिस कॉम्बिनेशन इज टॉकिंग अबाउट 8g। अब जरा देखो किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे जाने जाते हैं, पीछे फॉर्मूला बताया 2l + 1 से। अब 2 × 4
+1, 4 दूनी 8 है 9, यानी 9, यानी 2 2 3 2 5 6 7 8 9, ये 9 ऑर्बिटल मौजूद हैं जी सब शेल में। जरा देखिए, अगर L की वैल्यू 4 है तो M क्या क्या हो सकता है, -4 -3 -2 -2 के बाद -1 0 +1 +2 +3 +4, क्या दिया हुआ है -3 यानी ये एक ऑर्बिटल। अब G का नाम तो हमें मतलब बताया ही नहीं गया है, F तक है, वो भी F का भी नाम हमारे सिलेबस में लगभग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, G के नाम अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो S P D F में ही समाप्त हो जाते हैं। तो G ऑर्बिटल के शेप, उनका नाम, उनके बाकी चीज़ों के बारे में कोई अस्तित्व रूप में नहीं है, हाइपोथेटिकली एग्जिस्टेंस माना जाता है, अस्तित्व रूप में इसका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है। तो प्यारे बच्चों ज़रा देखो, आगे बात करेंगे कि कुल मिला के नाम क्या है, वो जाए तेल लेने। एक वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए संभव है ना, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए होगा +½ दूसरे के लिए होगा -½ तो जरा देखो प्लस के लिए बात करें, यानी अकेले एक ही इलेक्ट्रॉन की तो 4 क्वांटम नंबर हो सकती है बिल्कुल। तो यहाँ ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ये हो, इसके लिए वो +½ हो सकता है, इसके लिए अगर -½ हो, बट एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा अच्छे केसेस उठाता हूँ और थोड़ा मतलब एक लेवल के क्वेश्चन लेता। जैसे मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू है 8 और m की वैल्यू है -2, तो इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर n की वैल्यू है बच्चों 8 तो L क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। अब जरा मुझे बताइए कि क्या जब L 0 है तो क्या m जो है वो -2 हो सकता है। L के 0 होने पर m कभी भी -2 नहीं हो सकता, L के 1 होने पर m कभी भी -2 नहीं हो सकता, या और L के 2 होने पर m -2 हो सकता है, L के 3 होने पर m -2 हो सकता है, क्योंकि अगर L 2 हुआ तो m क्या क्या होगा, -2 -1 और जो है 0 +1 +2। अगर L 3 हुआ तो m जरा देखो क्या क्या होगा, -3 -2, तो फिर -2 हो गया कि नहीं। L के 4 होने पर ये m -2 हो सकता है, इसके 5 होने पर भी m -2 हो सकता है, इसके 6 होने पर भी m -2 हो सकता है, इसके 7 होने पर भी m -2 हो सकता है। तो m की हर एक पॉसिबल वैल्यू एक सिंगल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि जरा देखो कि ये कॉम्बिनेशन कितने ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है। तो जरा देखो, एक ये इसके लिए है, इसके लिए है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं ऐसे जिसके लिए n हो क्या 8 और m क्या हो -2 हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और ले देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू है 9 और m की वैल्यू है 7। तो जरा देखो, n अगर 9 है तो L क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। प्यारे बच्चों, जरा बताओ कि L के 0 होने पर क्या M 7 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पे 7 हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पे 7 हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पर 7 हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पर 7 हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पर 7 हो सकता है, कभी नहीं। हाँ, यहाँ पे 7 हो सकता है, हाँ हो सकता है। यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए ये संभव है कि n की वैल्यू कितनी हो प्यारे बच्चों, 9 और m की वैल्यू कितनी हो 7। तो एक ही बार अगर ये पॉसिबल है, m की जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल, तो एक ही बार अगर पॉसिबल है तो सिंगल ऑर्बिटल। और सिंगल ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आज खड़े खड़े बैंड बज गया है पैरों का, लगभग 16 घंटे तो हो ही गए होंगे। अब थोड़ा मैं कुछ पहन लेता हूँ, पैर में बहुत दर्द कर रहा है। 1 मिनट।
कोई नहीं, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। करना तो है ही, जो आज मैंने ठाना है वो तो पूरा करूँगा, क्वांटम नंबर पूरा डिलीवर करना है। फिर इस पर प्रैक्टिस कल और डाल दूँगा एक। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अगले टॉपिक के लिए आगे बढ़ूँ। टाइप 4 जो है, टॉपिक नहीं टाइप के लिए, टाइप 4 की अगर बात करूँ प्यारे बच्चों, तो देखो टाइप 4 क्या कहता है कि कुछ थोड़ा ये ट्रिकी तरीका यूज़ करेगा। देखो वो ट्रिकी तरीका क्या है समझने की कोशिश करना। टाइप 4 में वो ऐसे दे देगा, जैसे वो कहेगा क्रोमियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l प्लस m की वैल्यू 3 होगी। फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द n प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा 4s1 3d5। मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, अब आप इसको पकड़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 0 है, यानी n प्लस l प्लस m 3 नहीं हो सकता। यहाँ 2 0 0 ये भी 3 नहीं हो सकता। यहाँ जरा देखो n की वैल्यू 2 है, l क्या क्या है, l है, l की वैल्यू है 1, तो m क्या क्या हो जाएगा -1 0 और +1। तो देखो जब 2 + 1 -1 करोगे तब तो 2 आ जाएगा, बट 2 + 1 + 0 करोगे, यानी जब ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो n प्लस l प्लस m ये 3 के बराबर आएगा कि नहीं भाई। 2 + 1 + 0 3 आएगा। अब यानी कि एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, m की एक वैल्यू है ना, तो यानी कि जैसे ही m आए यानी ऑर्बिटल आ गया। तो ये सिंगल ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है, यानी 1 ऑर्बिटल जिसके लिए n हो 2 l हो 1 और m हो 0, और वो 1 ऑर्बिटल का नाम भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 2pz। अब जरा आगे आ जाओ, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और l की वैल्यू क्या है 0 और m कितना है 0, तो ये भी n प्लस l प्लस m 0 आ गया, ये भी एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल बोल देंगे अपन, वो भी कौन है s, ठीक है। यहाँ जरा देखो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 1, तो m क्या क्या है -1 0 +1। तो जब ये जोड़ोगे देखो n प्लस l प्लस m, तो देखो -1 + 1 से कट जाएगा और 3 बचेगा, तो ये भी कितना हो गया n प्लस l प्लस m 3 हो गया, और यहाँ पे भी n प्लस l प्लस m कितना है 3 है, और यहाँ पे भी कितना आया था 3 आया था। तो ये भी एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। जहाँ m की वैल्यू आ जाए समझ लो m की सिंगल वैल्यू आ गई, एक ऑर्बिटल। इधर आओ जरा देखो, n की वैल्यू कितनी है 3, l कितना है 2, तो m क्या क्या होगा -2 -1 0 +1 +2। तो जरा देखो हमें n प्लस l प्लस m को कितना करना है 3 करना है, तो देखो 3 + 2 + -2 यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, यानी एक ऑर्बिटल यहाँ भी है, तो इसके लिए भी n प्लस l प्लस m कितना हो जाएगा 3, तो ये भी कितना हो गया 1 ऑर्बिटल। और आगे चलेंगे तो इसके लिए तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, एक ऑर्बिटल यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, टोटल 4 ऑर्बिटल आए। तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके लिए n प्लस l प्लस m कितना होगा 3 होगा। ऐसे हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे कहे कि RH है, मौत तक रुकावट राह में पड़े, ठीक है। तो मौत 42 तक 43, मौत तक रुकावट 44, राह में 45, एटॉमिक नंबर इसका मान लो 45 है, ठीक है, रोहिडियम। अब मुझे कहता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n प्लस l प्लस m की वैल्यू 2 है। तो सावधानी से देखना, क्योंकि जितना धैर्य रखोगे उतना ही अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10, और यहाँ क्या हो जाएगा 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे और बोलेंगे क्या, 4f के बाद 5s2 5s2 पे 38 हो जाता है, बचा कितना 38 में 7 जोड़ देंगे ये, बट एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों,
मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो लिंक में मैंने सब्सक्रिप्शन में जिसका लिंक मैंने दे रखा है। प्यारे बच्चों, अब जरा देखो, शुरू करते हैं। क्या इसके लिए n प्लस एल प्लस एम 0 हो सकता है? नहीं। क्या इसके लिए? हाँ हो सकता है। 2 प्लस 0 प्लस 0। तो अगर इसके लिए पॉसिबल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक ही तो ऑर्बिटल है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल। क्या इसमें हो सकता है? बिल्कुल। 2 प्लस 1। और एक बार देखो, अगर प्लस 1 है तो m की क्या क्या वैल्यू है? -1 और 0 और +1। तो जब मैं -1 लूँगा तो देखो इनका सम कितना आ जाएगा? इसका सम 2 आ जाएगा, यानी यहाँ भी एक ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जरा देखो 3 प्लस 0 यहाँ नहीं पॉसिबल है। यहाँ आओ जरा, 3 और इसके लिए 1, और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1 रखोगे तो n प्लस एल प्लस एम 3 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 4 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3, l कितना है? 2। तो m क्या क्या होगा भाई? अधिकतम -2 हो सकता से +2 जाएगा, यानी कि -2 भी अगर इसमें जोड़ोगे तो कट कुट के 3 बचेगा, यानी इसमें भी नहीं हो सकता। आगे कहीं भी चलते जाओ, आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। यहाँ भी चेक कर लो, 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 मैंने दिमाग से देख लिया। यानी 4 प्लस 0 और +0, यहाँ भी 4 और +1। अब अगर l आ गया 1 तो m -1 से +1 तक ही होगा, यानी अब -1 जोड़ोगे तो 4 + 1 में से -1 जोड़ दोगे तो 4 बच जाएगा ना, आगे किसी के लिए भी नहीं आएगा। यानी सिर्फ इन्हीं 2 के लिए संभव है, यानी टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं प्यारे बच्चों, जिनके लिए n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जिनके लिए n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2 के बराबर। आगे चलेंगे, टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि लास्ट टाइप है यूनिक क्वेश्चनों का। अब ये टाइप 5 में क्या कहता है? देखो बच्चों, अगर n की वैल्यू 3 है, l आया 0 1 2, तो जरा देखो ये क्या बता रहा है कि तीसरे सेल में 3 सबसेल हैं। अब जरा देखो, अगर मैं कह दूं कि तुम एज्यूम करो, अब यहाँ तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं, अगर आप टीचर मान रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा ना। एज्यूम कि L इज इक्वल्स टू N एंड गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। 21 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर तुमने L को N के बराबर माना तो अब जरा सावधान हो जाओ। जब N होगा 3 तो L हो जाएगा 0 1 2 3, यानी कि तीसरे सेल में 4 सबसेल। जब N होगा 1 तो L हो जाएगा 0 1, यानी कि पहले सेल में 2 सबसेल। और जब n हो जाएगा 2 तो l हो जाएगा 0 1 2, यानी दूसरे सेल में 3 सबसेल। जब n हो जाएगा 3 तो आपने लिख ही दिया है। तो अब जरा देखो, नॉर्मली जब l की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है, काफ़ी थक गया हूँ मैं, इसे थोड़ा सा दिमाग हैंग कर गया है, क्योंकि मैं आज 8:30 से कंटिन्यू लेक्चर ले रहा। अभी इस टाइम जो है ऑफलाइन भी लिया था, और बट मैंने आज सोचा था कि इसको पूरा करूँगा। ये 8:14 हो गए, यानी कि लगभग 12 घंटे से मैं लगातार काम कर रहा। प्यारे बच्चों, करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ता है। हम ऐसा कोई मजबूरी तो नहीं है, बट रिपीटर के बच्चों को देख करके एक भाव पैदा तो हो ही जाता है कि हाँ भाई, इनका सिलेबस कराना है टाइम पे अच्छे से। तो टाइम पे और अच्छे से सिलेबस कराना है तो एक ही रास्ता है कि लंबी क्लास रखनी पड़ेगी रिपीटर की। तो आज रिपीटर 11 12 आज सबकी ही लंबी थी, और उसके बाद मुझे ऑनलाइन आकर के यहाँ मैं सोचा रिकॉर्ड भी करूँगा आज। तो थोड़ा मतलब एक्सर्शन है, आप कोऑपरेट करिएगा। छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बहुत गलत हो जाएं तो, वैसे गलत तो कुछ होंगी नहीं, थकने पे थोड़ा मुंह से कुछ और भी निकल जाता है कि ये इतना। देखो स्कैंडियम है, 0 से n-1 है, तो आपको आता है 1s2। दूसरे सेल में कितने सबसेल? 2 2s2 2p6। तीसरे में कितने? 3s2 3p6, और 3d में नहीं जाएगा 4s2, उसके बाद 1 हो गया। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पहले सेल में 2 सबसेल हैं, तो 1s और 1p, भाई यही तो होंगे ना। दूसरे में 3 सबसेल हैं, देखो 0 1 2 है ना, तो 0 l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, l की वैल्यू 2 होती है 3 के लिए, तो 2s 2p 2d मौजूद है। तो जरा देखो
यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे डाला 6, तो 1s2 1p6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ होगी तो 2s2 2p6 हो जाएगा। तो 6 2 12, 12 2 14, 6 20। अब 2d में नहीं जाएगा क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हो। तो 3s1 हो जाएगा। तो 6 6 12, 12 4 सॉरी 6 6 12, 12 और 4 16, तो 3s2 करो ना, 16 2 18, बचा कितना? एटॉमिक नंबर 21 होता है ना इसका, स्कैंडियम का, 18 3 बचा, तो ये 2d3 हो जाएगा। ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए कि कह दे आपसे कि L = 0 to n+1, तो जरा देखना, जैसे ही तुम n की वैल्यू 1 पुट करोगे L कितना हो जाएगा? 0 1 2। तो अब पहले सेल में 3 सब सेल हो गए, कौन कौन? S P D। अब ये पहले सेल के हैं तो सबके सामने 1 1 1 लगा दो। अगर क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है ना, अगर n की वैल्यू 2 हुई तो L क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3। अब जरा देखो ये दूसरे सेल में कितने सब सेल हैं? 2 सॉरी 4, S P D F। कौन कौन? 2s 2p 2d 2f। n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा ना, तो L क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। तो देखो यानी कि 3s 3p 3d 3f 3g, ठीक है। तो ये स्थिति हो जाएगी, यानी अब किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब L की वैल्यू 0 से n-1 तक हो। यहाँ L की वैल्यू मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर रहा हूँ, L की वैल्यू 0 से n+1 ले लिया, तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं है। देखो पहले सेल में 3 सबसेल हैं। हे प्रभु, अब मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। 1s2 1p6, 1d में नहीं जाएगा क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला s भरा हो। फिर 2s2, उसके बाद जरा देखो 2s2 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, 2d10, तो 6 2 8 और 8 10 18 2 20, 2p3 20 2 22 1 21। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माय डियर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सरकारों को ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। थोड़ा मैं थका हुआ हूँ तो एनर्जी तो थोड़ी मेरी लो होगी, बट कंटेंट लो नहीं हो सकता मेरे प्यारे सरकारों। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। अब इसके सपोर्ट में एक लेक्चर दूंगा जिसमें द क्वेश्चन बुकिश लैंग्वेज, सारा का सारा जितना मॉड्यूल कंटेंट वो सब कुछ उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप तक अच्छे से पहुँची होंगी और आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।